नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम आधुनिक युग की काव्यधारा अर्थात प्रथम काव्यधारा भारतेंदु युगीन काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युगीन काव्यधारा का समय है 1857 से लेकर 1900 तक। आधुनिक हिंदी काव्यधारा का प्रथम उत्थान भारतेंदु काल जन चेतना या पुनर्जागरण की भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस काल के सर्व प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। उनके नाम पर ही इस काल को भारतेंदु युग कहा गया है। भारतेंदु जी मूलतः एक नाटककार थे और उनकी अपनी नाटक मंडली भी थी, किंतु साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान तब से प्रारंभ होता है जब से उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य उन्होंने किया तथा आरंभ किया। भारतेंदु जी ने अपने नाटक के माध्यम से भारतीय जनता को राष्ट्र प्रेम के प्रति उत्साहित उन्होंने किया। अपने सहयोगी रचनाकारों को भी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन उन्होंने दिया, जिससे तत्कालीन कवियों ने मातृभूमि प्रति प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण, बाल विवाह निषेध, मद्य निषेध तथा शिक्षा प्रसार जैसे विषयों पर उन्होंने काव्य लेखन का कार्य किया है। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने भारतीय जनता के हृदय में देश प्रेम की भावना अंकुरित करने का प्रयास किया। यह साहित्य बहुत हद तक आधुनिक काल का संधि साहित्य है। इस साहित्य में प्राचीनता तथा नवीनता की परंपराओं का संरक्षण हुआ है। भारतेंदु युगीन कविता में मुख्यतः राजभक्ति, देश प्रेम, सामाजिक दुरावस्था, सामाजिक कुरीतियों का खंडन, आर्थिक अवनति के प्रति क्षोभ, टैक्स की भयंकरता, धन का विदेश के प्रति प्रवाह, विधवा अवनति, बाल विवाह, रूढ़ियों का खंडन जैसे नए सामाजिक आंदोलनों एवं स्त्री स्वतंत्रता, पक्षपात आदि नए नए विषयों का सृजन भारतेंदु युगीन कविताओं में हुआ है तथा उस विषय पर अनेक प्रकार की कविताएं लिखी है। काव्य की भाषा मूलतः ब्रज भाषा ही थी, किंतु खड़ी बोली में भी कुछ कविताएं भारतेंदु युग में लिखी गई है। भारतेंदु युगीन काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है काव्य का क्षेत्र और काव्य शैली में परिवर्तन। रीतिकाल में काव्य के क्षेत्र में प्रमुखता से कविता राज दरबार तक ही सीमित थी, जहां चमत्कार और अलंकारों को या अलंकारिक पदावली का विशेष महत्व था। साथ ही पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी दरबारी युग की विशेषता दिखाई देती है, किंतु भारतेंदु युग में कविता राज दरबार से निकलकर समाज जीवन के साथ जुड़ने लगी। साथ ही काव्य में नव जागृति तथा नव चेतना प्रधान स्थान कविता को प्राप्त हो गया। काव्य लोक साहित्य से जुड़ गया। कविता लोगों की संवेदनाओं का प्रतिबिंब बन गया। इस काल में अनेक कवि तथा लेखक प्रकाश पे आ गए। भारतेंदु जी के जीवन काल में लेखकों और कवियों का अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। देखते देखते चारों ओर एक कवियों का अच्छा मंडल तैयार हो गया, जिसमें पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास आदि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली कवियों ने भारतेंदु युग के साथ ही हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
आज हम भारतेंदु युगीन काव्यधारा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। इनकी रचनाओं में भक्ति तथा रीतिकालीन गुण भी है और आधुनिक एवं तत्कालीन परिवेश का जन जागरण भी इन कवियों में विद्यमान है। इस काल की रचनाओं का अध्ययन करने पर इस काल की कुछ प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है, जिनमें भक्ति भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मूलतः भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र जी के भक्ति संस्कारों का प्रभाव स्वयं भारतेंदु जी पर पड़ा कि उन्होंने विधिवत पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। अतः उनका प्रारंभिक काव्य कृष्ण भक्ति से ही प्रभावित है। इसके अतिरिक्त अनेक समकालीन कवियों ने राम तथा कृष्ण की भक्ति संबंधी पदों की रचना की है। अतः इस भक्ति से उन्हें राष्ट्र भक्ति की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अतः भक्ति भावना की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन काव्यधारा में दिखाई देती है। दूसरी प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युगीन काव्य की सबसे प्रबल प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना ही है। देश के वर्तमान अधपतन को देखकर उन्होंने अतीत का गौरवगान करके उनके उन्नयन की चेष्टा की है तथा प्रयास किया है। अपने क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए तन मन धन न्योछावर किया है। इसी समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। अतः इन्होंने जहां एक ओर अंग्रेजों की प्रशंसा की तथा दूसरी ओर अंग्रेजों की जो बुरी नीति है उसकी निंदा भी की है। उन्होंने भारतीय जनमानस को राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ने की प्रेरणा अपने काव्य धाराओं के द्वारा प्रदान की है और अंग्रेजों की बुरी नीति की निंदा भी की है। अतः इनकी राष्ट्रभक्ति में किसी प्रकार की चाटुकारिता नहीं है। भारतेंदु जी ने अपने भारत दुर्दशा इस नाटक में एक काव्य पंक्ति लिखी है। अंग्रेजी राज सुख साज सबे भारी, पै धन विदेश चली जात है अति ख्वारी, तीही पर टैक्स की भारी आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखे न जाए। इसके साथ ही भारतेंदु जी की रचना विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की अरुणोदय आदि रचनाओं में प्रखर राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमघन की काव्य पंक्ति है, धन्य भूमि भारत की सब रतन को उपजाती, भारतेंदु युग के सभी कवियों में कम अधिक मात्रा में यह राष्ट्रीय भावना का गायन स्वच्छंद रूप में मिलता है। तीसरी प्रवृत्ति है समाज सुधार की प्रवृत्ति। भारतेंदु युगीन कवियों ने जनवादी विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियां तथा बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा दी। यह कविता केवल राजनीतिक स्वाधीनता की कविता न होकर यह साहित्य मनुष्य की एकता और मनुष्य के भाईचारे का साहित्य है। इससे मनुष्य की एकता और भाईचारे की भावना निर्माण हो गई है। इससे सामाजिक कुरीतियां, मिथ्याचार, छल कपट, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए वर्ग पर व्यंग्य करने का जो प्रयास है वह इस काव्यधारा के द्वारा हुआ है। साथ ही शिक्षित वर्ग पर व्यंग्य, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों की लूट, अदालतों में प्रचलित अनीति, देश में सामान्य लोगों की दुर्दशा, अभाव, महामारी के प्रकोप, अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण और नाना सामाजिक प्रश्नों द्वारा जनजीवन को प्रेरित करने का प्रयास किया। कविता में इस यथार्थ चित्रण के साथ साथ प्राचीन संस्कृति के गौरव का आदर्श भी इसके साथ चलता रहा। स्त्री शिक्षा, विद्वानों की दुर्दशा, छुआछूत, बाल विवाह, बहुपत्नीत्व आदि के संबंध में भी अनेक कविताएं इस काल में लिखी गई। भारत धर्म कविता में अंबिका दत्त व्यास ने
वर्णाश्रम धर्म की संकुचितता पर भाष्य किया है। भारतेंदु जी ने भी भारत दूरदर्शन नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकुचितता पर विरोध करने का प्रयास किया है। चौथी प्रवृत्ति दिखाई देती है स्वदेशीकरण की प्रवृत्ति। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारत के स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए लोगों को आकर्षित किया, प्रेरित किया। कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक ही था। विदेशी वस्तुओं की आयात से भारतीय जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। अतः इन कवियों ने विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर इन कवियों ने क्षोभ प्रकट किया है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भारतेंदु जी की प्रबोधिनी, प्रेमघन की आर्याभिनंदन और प्रताप नारायण मिश्र की होली, यह कविता विशेष उल्लेखनीय है। पांचवी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, अर्थात आधुनिक काल के पहले रीतिकाल था और इसीलिए रीतिकाल की प्रमुख विशेषता थी श्रृंगारिकता और इसीलिए उनका प्रभाव उक्त काल पर होता हुआ दिखाई देता है। और इसी कारण इस काल में, रीतिकाल में श्रृंगार को रसराज मानकर माधुर्य व्यंजक रचना हुई है। प्रेम तथा सौंदर्य का उन्मुक्त चित्रण इन कवियों ने किया है। उर्दू कविताओं का प्रभाव इन कवियों पर दिखाई देता है। कृष्ण की रासलीलाओं का भी चित्रण इन कवियों ने किया है तथा माधुर्य व्यंजक रूप इन कवियों ने चित्रित किया है। भारतेंदु जी ने भी उनके माधुर्य व्यंजक कविताओं में भारतेंदु जी की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग तथा प्रेम फुलवारी आदि कविताओं में भक्ति तथा श्रृंगार का एक साथ चित्रण हुआ है। छठवीं प्रवृत्ति दिखाई देती है हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति। भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्यात्मक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तत्कालीन कवियों ने पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़िरीतियों पर हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं अनेक मात्रा में या अधिक मात्रा में लिखी गई है। नाटक के गीतों में शिष्ट हास्यों के अतिरिक्त मुकरिया, व्यंगोक्तियां संबंधी कविताएं जो है वो इस काल में अधिक मात्रा में लिखी गई है। भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों ने हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं अधिक मात्रा में लिखी है। उनमें से अगली प्रवृत्ति में प्रकृति चित्रण इस रचना में पाया जाता है। भारतेंदु युगीन साहित्य में प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही स्वच्छंद वर्णन मिलता है। इन कवियों ने प्रकृति के बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य या सौंदर्य बोध में सहायक प्रकृति चित्रण प्रमुखता से उन्होंने किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति चित्रण की जो नई पद्धति है वह अपनाई है। भारतेंदु जी की वसंत, होली, अंबिका दत्त व्यास की पावस 50, ये सभी रचनाएं प्रकृति चित्रण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में काव्यानुवाद की जो प्रवृत्ति है वह भी विशेष रूप में दिखाई देती है। इस युग में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी काव्यकृतियों के अनुवाद हुए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित मेघदूत तथा रघुवंश का अनुवाद हुआ है। भारतेंदु जी का नारद सूत्र का, ठाकुर जगमोहन सिंह का ऋतुसंहार तथा मेघदूत का काव्यानुवाद भारतेंदु युग में विशेष महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी साहित्य से भी कुछ ललित काव्यकृतियों के अनुवाद इस काल में हुए हैं। प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय भी इस युग में दिखाई देता है। इस कविता में जहाँ देश प्रेम तथा समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ है, वहाँ भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से भी यह युग सामंजस्य का युग है। इस काल के कवियों ने पुराने काल के भक्त कवियों के समान भी यह लिखे हैं तथा लीला आदि का गान भी इन कवियों ने किया है और रीतिकालीन कवियों के समान नकशिक वर्णन भी इन कवियों ने किया है। सूक्ति मतलब सुउक्तियाँ
और उपदेश पद्धतियों पर भी काव्य सृष्टि भारतेंदु युगीन काव्यधारा में हुई है। इसके बाद रीति निरूपण की प्रवृत्ति भी भारतेंदु युग में पाई जाती है। इस काल में गौण रूप में रीति निरूपण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कवियों ने अलंकार, रस आदि काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक रचनाएं लिखी है। विशेष रूप से गोविंद मिश्र का रीति ग्रंथ भाषा छंद प्रकाश प्रसिद्ध है। मुक्तक काव्य की जो प्रधानता है यह प्रवृत्ति भी इस काल में दिखाई देती है। भारतेंदु युग में यद्यपि काव्य की भाषा प्रमुखता से ब्रज भाषा ही रही है, किंतु अंग्रेजों के द्वारा उर्दू भाषा को शासकीय संरक्षण दिए जाने के कारण उर्दू भाषा में लिखित रचनाओं की प्रचुरता इस युग में पाई जाती है। परंतु हिंदी भाषा को उचित स्थान दिलवाने हेतु भारतेंदु मंडल के कवियों ने अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने कार्य किया है। इस प्रयास से एक ऐसी सरल बोलचाल की भाषा का विकास साहित्य के क्षेत्र में होता है जिसे हिंदुस्तानी भाषा की संज्ञा दे दी गई। इससे आगे चलकर खड़ी बोली का विकास हो गया। अंतिम चरण में खड़ी बोली भी काव्य की भाषा बन गई। श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास आदि खड़ी बोली के प्रमुख पक्षधर इस युग में दिखाई देते हैं तथा भारतेंदु युग की अंतिम जो प्रवृत्ति है वह है छंद और अलंकार। भारतेंदु युग में या भारतेंदु युगीन काव्यधारा में सवैया, रोला, कवित्त, दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडालिया, गीतिका आदि छंदों का विशेष प्रयोग मिलता है। साथ ही लोक प्रचलित कजली, लावणी आदि का भी नवीनतम प्रयोग हुआ है। अलंकारों में भी सभी प्रमुख अलंकारों का प्रयोग इस काव्यधारा में हुआ है। संक्षेप में कहा जा सकता है भारतेंदु युगीन काव्य ने हिंदी काव्य को एक और तो रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता से मुक्ति दिलाई, तो दूसरी ओर हिंदी भाषा और काव्य को साधारण लोगों के जन जीवन से जोड़कर आगे आने वाले नए प्रयोगों के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नई वैज्ञानिक एवं बौद्धिक चेतना को विकसित तथा सुदृढ़ करने में भारतेंदु युगीन साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।